हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के स्रोतों के बारे में। जी, वो सभी पदार्थ वो सभी चीज़ें जो भी हमें खुदाई में प्राप्त हुई हैं या जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वो सभी इतिहास के स्रोत कहे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं इतिहास के स्रोतों के साथ। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतिहास के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में 3 प्रकार के स्रोत आते हैं। उसमें सबसे पहला है खुदाई से प्राप्त अवशेष, मतलब खुदाई में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है जिससे हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं, चाहे वो सिक्के हों, मोहरे हों या बर्तन हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं और अन्य अवशेष, हड्डियाँ हैं, हथियार हैं, औजार हैं, ये सब चीज़ें सब कुछ खुदाई से प्राप्त हुई हैं। ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगला होता है अभिलेख। अभिलेख वो चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में राजा लोग या व्यक्ति जो पत्थरों पे या शिलाओं पे या दीवारों पे या किसी चीज़ पर लिख कर चले जाते थे, जिससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम अभिलेख कहते हैं। उसका तीसरा पुरातात्विक स्रोतों में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सिक्के। भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के माने जाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, पुरातात्विक स्रोतों के अलावा एक और स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आते हैं धार्मिक साहित्य, अन्य साहित्य और विदेशी विवरण। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पुरातात्विक स्रोत, जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये पुरातात्विक स्रोत ज़मीन से खुदाई करके निकाले जाते हैं। लेकिन क्या खुदाई ऐसे ही कर दी जाती है? कहीं भी खुदाई करने से हमें स्रोत मिल जाएंगे या उसी अवस्था में मिलेंगे जिस अवस्था में वो हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्रोत सालों से ज़मीन के अंदर पड़े पड़े बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए इनकी खुदाई बहुत ही व्यवस्थित ढंग से की जाती है। इसकी खुदाई के लिए पहले ज़मीन को विभिन्न स्तरों में थोड़ा थोड़ा करके खोदा जाता है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। पहले इस तरह के 4 कोनों की जगह बनाई जाती है, फिर वहाँ जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी करके खुदाई की जाती है। उसके बाद जितने भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनको वहाँ से उठाने से पहले उनको बढ़िया से वहाँ पे पहले जांच की जाती है। उसके बाद उसको ले जाकर लैब वगैरह में वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, तब जाके उसके बारे में हम जो भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं वो हमें प्राप्त होती है। इन पुरातात्विक स्रोतों की उम्र या ये पुरातात्विक स्रोत कब के हैं, उनका काल ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक एक बहुत ही आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बिंग C14 डेटिंग। C14 डेटिंग का मतलब ये है कि जैसे वातावरण में जो कार्बन पाया जाता है वो C12 होता है, लेकिन C14 भी वातावरण में पाया जाता है। इस C14 रेडियो कार्बन जो उसका आइसोटोप है, उसकी खासियत ये है कि ये 5,500 साल तक इसका क्षरण का पीरियड होता है, मतलब 5,500 साल तक ये इसका क्षरण होता है। तो वो वस्तु जब भी नष्ट हुई है उसका जो है धीरे धीरे करके उससे C14 का क्षरण होता है। तो इसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक पता कर पाते हैं कि जो भी वस्तु है वो कितने साल पुरानी है, मतलब वो कितनी पुरानी वस्तु है। आजकल पुरातात्विक स्रोतों की उम्र या उनके ऐतिहासिक काल को जानने का सबसे बड़ा स्रोत ये रेडियो कार्बन डेटिंग ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे वो भवन है, मृद भांड है, आभूषण है, खिलौने हैं, औजार हो, मूर्तियाँ हो, मोहरे हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हो, जो भी उससे प्राप्त हुए हैं उससे हमें वहाँ की सभ्यता की बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ पा रहे हैं वो हमें खुदाई में मिले हुए अवशेषों के कारण ही पता चल रहा है। इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक कब्रगाह होती थी पुराने ज़माने में। दक्षिण भारत में इस तरह के कब्र बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं, जहाँ पे इस तरह से इस जगह पे शवों को दफनाया जाता था और उनके साथ उनकी ज़रूरत की सामग्रियाँ, उनके औजार वगैरह वो सब उनके साथ ही दफना दिए जाते थे और फिर उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर दिया जाता था। तो इस तरह के जो बड़े बड़े कब्रगाह बनाए गए उनको हम लोग मेगालिथ कहते हैं। तो इस तरह की कब्रें या मेगालिथ दक्षिण भारत में प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं।
अब आते हैं अगले स्रोत की ओर, वो है अभिलेख। अभिलेख मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लेख मतलब लिखा हुआ। तो प्राचीन काल में क्या होता था, जब भी कुछ महत्वपूर्ण घटना होती थी तो उसकी स्मृति के साक्ष्य के लिए सम्राट, राजा, जो भी मान लो कोई युद्ध जीत लिया या कुछ उन्होंने घोषणा की, तो उसको वो लोग हमेशा एक शिलालेख में गुदवा देते थे या लिखवा देते थे, जिससे कि वो एक स्मृति या एक मानक के रूप में वहाँ पे स्थापित रहता था। तो इस तरह के अभिलेख हमें पूरे भारत में और भारत से बाहर भी कई जगहों पर मिले हैं। उसमें सबसे प्रमुख है अशोक के स्तंभ लेख, जो कि आज भी इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत है। उसके बाद आते हैं, इन शिलालेखों के अलावा ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं, जो तांबे के ऊपर कुछ लिख कर दिया जाता है। तांबे के ऊपर देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, तांबे के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है, तांबे के पत्रों के ऊपर। इस तरह के पत्र खुदाई में बहुत प्राप्त हुए हैं। तो इन पत्रों का उपयोग मुख्यतः भूमि दान के एग्रीमेंट के लिए या कोई कर संबंधी या राजस्व संबंधी घोषणा करने के लिए इन ताम्रपत्रों का उपयोग किया जाता था। तो अभिलेखों से इस प्रकार हमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं, उनका वो किस काल में हुई थी, उनके उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, राजा का विस्तार कहाँ तक था, आदि जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से अभिलेख भी हमारे लिए इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की ओर। इन महत्वपूर्ण अभिलेखों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो हम जानते हैं, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भोगज कोई का जो अभिलेख है एशिया माइनर में पाया गया है। इसमें भारत के जो वैदिक देवता हैं मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य, इनके उल्लेख मिला है। इनके नाम वहाँ पे उस अभिलेख पर वर्णित हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ तक वैदिक सभ्यता का विस्तार था या वैदिक सभ्यता का प्रभाव था। उसके बाद आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राचीन अभिलेखों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो कि कलिंग राज खारवेला द्वारा बनवाया गया था। इस अभिलेख की इसमें कोई तिथि नहीं दी हुई है, इसलिए इसके समय के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का शब्द का उपयोग हुआ था। यह इस अभिलेख की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया था, भारतवर्ष शब्द लिखा गया था। उसके अलावा है साहगौड़ा अभिलेख। साहगौड़ा अभिलेख जो है, इसमें पहली बार किसी दुर्भिक्ष का उल्लेख किया गया है कि कोई दुर्भिक्ष होता था, मतलब कि पुराने ज़माने में अकाल, दुर्भिक्ष, ये सब का उल्लेख अगर पहली बार किसी अभिलेख में मिला है तो वो है साहगौड़ा का अभिलेख। इसके अलावा है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है वो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य है, मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख वही है जिसमें सती प्रथा के बारे में लिखा गया है। इसके बाद जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख है वो है जूनागढ़ का अभिलेख, जिसे राजा रुद्रदमन ने बनवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ऐहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है। मंदसौर अभिलेख, जिसमें यशोवर्मन राजा ने बनवाया था। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त ने, और देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन ने बनवाया था। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनकी जानकारी रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, मतलब जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। और अभिलेखों के ऊपर जो लिखावट लिखी गई है या जो लिपि है, भाषा है, जो भी उस पर संकेत बने हुए हैं, उसके अध्ययन को हम पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब अभिलेखों के बाद जो अगला सबसे महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत है, जिससे भारत का मतलब कुछ वर्षों का इतिहास, एकदम महत्वपूर्ण इतिहास, वो इन सिक्कों से ही हमें पता चला है। सिक्के उसके सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो और महत्वपूर्ण काल में कौन कौन से काल आएंगे? उस काल में मुख्यतः जो है वो है तुम्हारा मौर्य काल, उसके बाद फिर तुम्हारा है वो कुषाण काल, उसके बाद है गुप्ता काल। इस काल की जानकारी मुख्यतः हमें सिक्कों से ही प्राप्त होती है। मौर्य काल की तो कुछ हद तक अभिलेखों से भी प्राप्त हो जाती है, किंतु कुषाण काल और गुप्ता काल की जो जानकारी है वो हमें मुख्यतः इन सिक्कों से ही प्राप्त होती है। सिक्कों का इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और सबसे प्रसिद्ध जो सिक्के हुए हैं वो है कुषाणकालीन सिक्के और मौर्यकालीन सिक्के, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों का इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो सिक्कों पर राजा का नाम लिखा रहता है,
किसी किसी सिक्कों पर राज्याभिषेक की तिथि भी लिखी रहती है। तो राजा के नाम लिखा रहने से हमें ये पता चलता है कि ये सिक्का किस सम्राट के या किस वंश के किस राजा के शासनकाल में चलता था। उसमें राज्याभिषेक की तिथि लिखी होती है। राज्याभिषेक की तिथि से हमें ये पता चलता है कि किस राजा ने किस समय से किस समय तक या किस काल में शासन किया, और किस राजा की मृत्यु कब हुई, और उसके बाद किस राजा ने किस समय गद्दी को स्वीकार किया, गद्दी पे राज्याभिषेक करवाया। तो इस तरह से हमें सिक्कों से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा सिक्कों पर राजा के कार्यकाल भी दिए रहते हैं, देवी देवताओं के चित्र अंकित रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय का राजा कौन से धर्म को फॉलो करता था या उस समय की जनता कौन से धर्म को फॉलो करती थी। ये सब हमें सिक्कों से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें सिक्के इतिहास की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। सोने के सिक्के पहली बार कुषाण या इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी किए थे। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाण या इंडो ग्रीक शासकों ने। सोने के सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये किसका संकेत है? ये संकेत इस बात का है कि गुप्त काल बहुत ही संपन्न काल था, इसीलिए हम लोग गुप्त काल को इतिहास का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, क्योंकि उस समय संपन्नता बहुत अधिक थी और शायद यही कारण था कि उस समय सोने के सर्वाधिक सिक्के चलन में लाए गए। जब संपन्नता होगी तो ही महंगे सिक्के जारी किए जाएंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेखन का कार्य हुआ था, मतलब लिखने का काम, सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेखन अंकित करवाने का काम यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन अंकित करवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। पुदुचेरी के निकट आरिकेडू नामक एक जगह है, वहाँ पर से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे रोमन सिक्कों का या तो व्यापार से वहाँ पे आना हुआ है या तो वहाँ पे रोमन गतिविधियाँ हुई हैं, इस वजह से ये सिक्के वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, जिन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं। पहले क्या होता था, सिक्कों पर लिखा नहीं जाता था या गुदाई नहीं होती थी। क्या होता था, एक सिक्कों को गलाकर उसके उसके ऊपर एक ठप्पा दे दिया जाता था, जिससे उनको पीट कर बनाया जाता था। इस वजह से उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो इस तरह के सिक्कों को काशार्पण कहते हैं। मौर्य काल और मौर्य काल से पहले इसी तरह के सिक्कों का प्रचलन था। इसके अलावा सिक्कों का जो अध्ययन होता है, इस अध्ययन के विज्ञान को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का क्विज़ देख लेते हैं। आज के क्विज़ में जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी भी पुरातात्विक अवशेष की उम्र हम कैसे ज्ञात करते हैं? उस पद्धति का क्या नाम है? दक्षिण भारत में खुदाई में मिली बड़ी पत्थर से बनी जो कब्र है, उस कब्र को किस नाम से जाना जाता है? अभिलेखों का अध्ययन उसे क्या कहते हैं? प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा कौन सी थी? तो प्राचीनतम पढ़ी जा सकी भाषा कौन सी थी? अच्छा, किसका उपयोग भूदान या राजस्व संबंधी घोषणा के लिए किया जाता था? तो यहाँ पे हम उसका आंसर देंगे। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में हुआ था और वो अभिलेख किसने बनवाया था? सबसे पहले सती प्रथा का प्राचीनतम लिखित साक्ष्य हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सिक्कों का अध्ययन, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किसे कहते हैं? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी करवाए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन शासकों ने जारी करवाए थे? उसके बाद रोमन सिक्के जो हैं वो हमें किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ये रहा आज का क्विज़। इसके आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आते हैं पिछले दिन के क्विज में। प्रीवियस डे जो क्विज़ था उसके आंसर्स मैं अभी बताऊंगी। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रीवियस डे मैंने जो क्विज़ दिया था उसमें क्वेश्चन था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? कौन से स्थान को पाषाण काल में तीनों चरणों के साक्ष्य मिले हैं? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर पाषाण काल के तीनों चरण के साक्ष्य मिले हैं? पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य रोजगार क्या था, मतलब वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, उनका मुख्य कार्य क्या था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन था? धान के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज कौन सा था? आदि मानव का पहला हथियार कौन सा था?
तो क्विज के आंसर्स ये रहे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका में पाषाण काल के तीनों ही चरणों के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर पाषाण काल के तीनों ही चरणों के साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय आखेटक और खाद्य संग्राहक का था। मतलब वो सिर्फ शिकार करते थे और जंगलों में जो भी उनको मिलता था वो उसे लेकर उसी को, वो फल फूल वगैरह वो उसी को खाते थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इसके पहले पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। पहिए का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया नवपाषाण काल में। मानव द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कुत्ता था। धान या चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं कोल्डी हवा में। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया पहला अनाज जौ था। पहले सबसे पहले जौ की खेती की गई थी और जौ को ही सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। आदि मानव का पहला हथियार हस्तकुल्हाड़ी, हस्तकुठार या हस्तकुल्हाड़ी या हैंड एक्स, वही आदि मानव का सबसे पहला हथियार था। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसका लिंक मैं PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।